नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुशवाहा। यस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्वालोकन में, घटना चक्र पूर्वालोकन में, हिस्ट्री में मौर्य काल। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कह सकते हैं कि चाणक्य की मदद से। ठीक है, तो इसके ऊपर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखेंगे और वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले 2-3 बातें कि जैसे चंद्रगुप्त ने नंद वंश में धनानंद की हत्या करके ये वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था तो किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। याद रखेगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासनकाल के द्वारा की गई थी? मतलब किसके द्वारा की गई थी? तो सिंपल है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ये भी 2020 में बीपीएससी में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? तो वो मौर्य साम्राज्य है। सबसे पुराना साम्राज्य की बात कर रहे हैं तो आपका सामने अगर ऑप्शन आए तो लिखिएगा मौर्य साम्राज्य। उसके बारे में जरा देख लेते हैं कि मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है। इसका समय 321 से 184 ईसा पूर्व था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन सा है? तो वो है विशाखदत्त। ठीक है, विशाखदत्त, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है 5th नंबर, यूनानी लेखक जस्टिन। कौन है? यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा इसे सैंड्रोकोटस कहा गया था। याद रखिएगा, सैंड्रोकोटस, ये नाम कई बार आपको सुनने को मिलेगा। सैंड्रोकोटस किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, तो विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन आप याद रखिएगा, की थी, ये एक याद रखिएगा। नेक्स्ट, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो अभी हमने देखा विलियम जॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो वो उल्लेख किया है जस्टिन ने। किसने किया है? जस्टिन ने, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे तो किसके थे? सभी को पता है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य इतिहास के विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दोनों नामों से भी विख्यात हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत के एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद में आसीन थे। तो याद रखिएगा, कौटिल्य प्रधानमंत्री भी थे, महामंत्री भी थे और प्रधान पुरोहित भी थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य बचपन में विष्णुगुप्त, ठीक है, विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, विष्णुगुप्त, आईएएस में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आप सभी जानते हैं, आर्थिक संबंध, विदेश नीति, धन संचय, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो किस चीज में है? तो कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासक के जो सिद्धांत
और अभ्यास की पुस्तक थी। इसमें राज्य के लिए मंडल का सिद्धांत देखने को मिलता है, जो विदेश नीति की व्याख्या करता है पूरी पूरी, ठीक है। प्लस उसमें और भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं जो आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक क्या है? तो शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया है ये सवाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो वो था मित्र, ठीक है। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस पहलू का प्रकाश डाला गया है, मतलब किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो वो है राजनीतिक नीतियां, ठीक है। आप चाणक्य की पूरी वेब सीरीज देखो या किताब देखो तो वहां पूरी राजनीति के बारे में ही बताया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। नेक्स्ट, यूपीपीसीएस में पूछा गया है 16 नंबर क्वेश्चन, किसके शासनकाल में डिमेकस नाम है, डिमेकस भारत आए थे? तो वो थे बिंदुसार। ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार के शासन में ये आए थे, ठीक है। और ये सीरिया के राजा जो थे उनके एक दूत थे, राजदूत थे, जो भारत में बिंदुसार के समय में आए थे, ठीक है। और इनसे 3 मांगे की थी बिंदुसार ने, उनमें से 2 पूरी की गई थी और 1 नहीं की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उल्लेख आपको बुद्ध घोष की समंत पासादिका ग्रंथ में मिलता है, जो एमपीपीसीएस 2020 प्री में पूछा गया है, ठीक है। अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में अशोक ने मिला लिया, तो किस ग्रंथ में मिलता है? तो बुद्ध घोष की समंत पासादिका में मिलता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो सिंपल, लकड़ी का बना था, याद रखिएगा। जो पाटलिपुत्र में महल बना था चंद्रगुप्त का, वो था लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो स्लो लग रहा है तो आप उसे स्पीड बढ़ाकर सुन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल में प्राप्त हुए हैं? कुम्हार स्थल में प्राप्त हुए हैं, तो वो आपको देखने को मिलेंगे पाटलिपुत्र के, ठीक है। पाटलिपुत्र के जो अवशेष हैं वो हमें मिलते हैं इस तरह। नेक्स्ट है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थल था। बुलंदी बाग प्राचीन स्थल था, तो कहां पर था? तो वो था पाटलिपुत्र का। बुलंदी बाग प्राचीन स्थल पाटलिपुत्र का था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, मतलब दक्कन का विजय प्राप्त किया था? तो वो थे चंद्रगुप्त स्वयं, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की। यह हमें कई अभिलेखों से भी देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है 22 नंबर, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। यूपीपीसीएस प्री 1991 में पूछा गया है, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था।
नेक्स्ट देखते हैं 23 क्वेश्चन। अभिलेख जिससे यह प्रामाणिक होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो वो हमें देखने को मिलता है रुद्रदामन। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में ये बताया गया है। 150 ईस्वी में रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में आनर्त और सौराष्ट्र मतलब गुजरात का हिस्सा है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्पगुप्त द्वारा सिंचाई के लिए बांध बनवाया गया था। मतलब वहां पे सुदर्शन झील बनवाई गई थी सिंचाई के लिए, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। आपसे सीधा सीधा पर पूछ लिया जाए कि रुद्रदामन का अभिलेख कहां पर है, तो गुजरात जूनागढ़ में। नेक्स्ट, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रामाणिक कहां से होता है, तो ये अभी थोड़ी देर पहले बोला, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो किस भारतीय राजा ने हराया था उसे, तो उसे हराने वाले थे एकमात्र चंद्रगुप्त। ठीक है, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान प्रशासन नियुक्त किया था, तो वो किस भारतीय राजा ने हराया, तो चंद्रगुप्त ने हराया था। एमपीपीसीएस में पूछा गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था, तो वो था 305 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा, 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया मानचित्र संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो ये जो पूरा मानचित्र आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा मानचित्र ये एक्चुअली में अशोक से संबंधित है। मतलब कि उसके शासनकाल में अंतिम समय में ये अशोक का साम्राज्य इतना फैला हुआ था पूरा। ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, अशोक का साम्राज्य के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट 28, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की, तो वो थे अशोक। इनका जब धर्म परिवर्तन होता है, मतलब धर्म परिवर्तन क्या होता है, हृदय परिवर्तन होता है, तब ये चेंज करते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की तो अशोक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका नहीं था, ये याद रखिएगा। देखिए आपके सामने मैप बनाया गया है, जिसमें लाइनिंग बनी है वही है, श्रीलंका उसमें जुड़ा नहीं है। ठीक है, अशोक ने अपने दोनों सुपुत्रों को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में, लेकिन श्रीलंका में कब्जा नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, तो वो है द्वितीय मुख्य शिलालेख। ठीक है, प्रथम शिलालेख है, सेकंड स्तंभालेख है और तीसरा गुफालेख है। तो अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में चौल, पांडव, इस तरह केरलपुत आदि दक्षिण भारतीय राज्यों के उल्लेख देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था, तो किसने करवाया था, अशोक ने। सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धम्म विजेता एवं लोकोपकारी मतलब कार्यों के सिद्धांत हुए थे, मतलब प्रसिद्ध हुए, मतलब कि ऐसे ऐसे कार्य उन जितना युद्ध में जीतने पर उन प्रशंसा नहीं हुई, उतना ये
मानव के कार्य करने में वो प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, तो भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था, तो किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण कहां से मिलता है? तो इसका प्रमाण मिलता है देव नाम प्रिय, इन इनकी जो उपाधि थी, ठीक है, उससे इनको पता चलता है कि इन्होंने हिंदू धर्म को नहीं बौद्ध अपनाने के बावजूद भी हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्य काल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो कहां पर मिलता है? वो हमें मिलता है, देखा जाए तो दीप वंश, और दीप वंश के साथ साथ में हमें महावंश, ये दो जगहों से हमें उल्लेख मिलते हैं कि तृतीय बौद्ध सम्मेलन जो बौद्ध का हुआ था वो अशोक के समय में हुआ था, और उसी टाइम में अशोक ने 60,000 भिक्षुकों को बौद्ध धर्म से निष्कासित किया था, क्योंकि अवैध कार्य चल रहे थे इस वजह से। नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो किस नगर में आयोजित की गई थी? तो सभी को पता है, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौर्य शासन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो आप सभी पहले तो जानते हैं कि अशोक खुद ही थे। अशोक के साथ साथ में उनके दशरथ, उनके पोते हैं। अशोक के पुत्र जो अशोक के संपर्क से अशोक की तरह ही सोचने वाले, बुद्धि रखने वाले थे। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट, रज्जुक। रज्जुक क्या थे? ठीक है, तो मौर्य शासन के अधिकारी थे। ठीक है, रज्जुक नाम के अधिकारी थे जो समझो कि प्रशासनिक कार्यों में मदद करते थे। नेक्स्ट 37, सार्थवाह। सार्थवाह किसे कहते हैं? तो सार्थवाह व्यापारियों के काफिले को, याद रखेगा, ये नाम याद रखेगा। सार्थवाह किसे कहते हैं? तो सार्थवाह मौर्य साम्राज्य में व्यापारी के काफिले को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य शासन का भाग नहीं था? मौर्य शासन का भाग नहीं था, तो वो था अग्रहारिक। अग्रहारिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने किया। आप सभी जानते हैं सारनाथ का स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ में शीर्ष पर पता है आपको, सिंह की आकृति बनी देखने को मिलती है, जो शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं तो वो है सांची का। ऑप्शन नंबर सी, सांची का स्तूप हम सबसे बेस्ट मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो किस शासक ने बनवाया था? वो थे अशोक। अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया? वापस से सवाल है, तो वो अशोक ने बनवाया था। इसके पहले यूपीपीसीएस में, एमपीपीसीएस, एमपीपीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट 43, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी क्या था? तो यह था काकड़ाम। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में
विदिशा में है। ठीक है, कहाँ पे है? विदिशा में है। और यह एक पर्वत के ऊपर कई स्तूपों का निर्माण किया गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। एक तरफ स्थान दिया गया है और एक तरफ उनके स्मारक हैं, ये आपको बताना है। तो कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ और श्रावस्ती, ये कौन सा कहाँ पर स्थित है? यूपीपीसीएस 2010 में मेंस में पूछा गया है ये सवाल। तो फर्स्ट कौशाम्बी के बारे में पूछा गया है। कौशाम्बी, तो कौशाम्बी में घोषिताराम मठ है, याद रखिएगा। कौशाम्बी में घोषिताराम मठ है। उसके बाद में कुशीनगर, तो कुशीनगर में राणा भर स्तूप है। नेक्स्ट है सारनाथ, तो सारनाथ में आप सभी को पता है धम्मिक स्तूप, और श्रावस्ती का सहेत महेत, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने जिस मार्ग का अनुगमन किया वो बताना है। तो गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, और चौथा है लुम्बिनी, पांचवा सारनाथ और छठा श्रावस्ती। हमें इसे सीक्वेंस में सेट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लुम्बिनी गए थे, तो हम लुम्बिनी को फर्स्ट कर देंगे। उसके बाद में ये गए थे कपिलवस्तु, फिर बाद में गया। ठीक है, गया के बाद में ये गए थे सारनाथ फोर्थ, फिर बाद में गए थे फिफ्थ कुशीनगर, और लास्ट में थे श्रावस्ती 6। ऑप्शन नंबर डी। आप ये क्रम याद रखिएगा कि ये अपने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जब ये गए हैं सब जगह, तो उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट 46, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्राकृत भाषा। एक चीज याद रखिएगा, अशोक के जितने भी शिलालेख बने हैं ज्यादातर प्राकृत भाषा में देखने को मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं फिर बाद में थोड़ा बहुत चेंज भी देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर प्राकृत भाषा में, और कहीं कहीं आपको यूनानी या सीरियाई भाषा में भी अभिलेख देखने को मिलेंगे, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट 47, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? खरोष्टी लिपि, तो वो कहाँ का है? वो है शाहबागढ़ी, शाहबाजगढ़ी में ये देखने को मिलता है। ठीक है, मैंने जैसे बताया था कि 2-3 में देखने, यूनानी में भी देखने को मिलता है, खरोष्टी में भी देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं 48, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत। नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो वो पत्थर की पट्टियों पर, पत्थर में पट्टियां बनाई गई हैं पत्थर से ही, और उसी में ये पट्टियों पर किया गया है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम वचन पत्थर की पट्टियों मतलब शिलालेखों पर पृष्ठ अक्षरों से किया गया है। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल है। याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अभी हमने देखा जेम्स प्रिंसेप, ये आईएएस में पूछा गया, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप 2014 में पूछा गया था।
ब्राह्मी लिपि, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप। ये भी यूपीपीसीएस और बीपीएससी में पूछ लिया गया है सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अभी हमने देखा जेम्स प्रिंसेप। कई बार सवाल पूछ लिया गया होगी। जब बार बार कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो उस समय में बहुत ही प्रचलित था, और ऐसा नहीं है, आगे भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने राजा देशों मतलब राजा देशों का सबसे पहले विकुटन, ठीक है, डिसाइड पर किसने किया था? तो वो थे जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, 2016 में आईएएस में पूछा गया था। थोड़ा अजीब सा सवाल है लेकिन सवाल बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य में पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, तो वो खरोष्टी लिपि में देखने को मिलते हैं। ठीक है, खरोष्टी लिपि में देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं आपको यूनानी में भी देखने को मिलेंगे, खरोष्टी लिपि में। नेक्स्ट, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो वो है अनुराधापुर। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर में चलता है। तो ये अनुराधापुर कहाँ है? तो अनुराधापुर है ये श्रीलंका में। ठीक है, अब कहीं सवाल हो रहा होगा कि अशोक ने तो उधर साम्राज्य विकसित किया नहीं था, तो कैसे हो सकता है? लेकिन अपने 2 पुत्रों को वहां भेजा था प्रचार के लिए, बौद्ध प्रचार के लिए। इस वजह से वहां ये चलन थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 57, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी गई है? राइट टू लेफ्ट लिखी गई है, तो वो खरोष्टी। ज्यादातर खरोष्टी लेफ्ट टू राइट देखने को मिलता है, लेकिन ये एक लिपि हमें देखने को मिली है जो क्या बोला जाता है, राइट टू लेफ्ट लिखी गई है, तो खरोष्टी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं लिखी गई है? तो खरोष्टी है, ऑप्शन नंबर सी, अभी देखा हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह, तो वो है प्रियदसी। ठीक है, ज्यादातर अशोक के जितने भी शिलालेख हैं वहां अशोक नहीं लिखा गया है। ठीक है, वहां ज्यादातर प्रियदसी लिखा गया है, याद रखिएगा। 1-2 अपवाद हैं, उनको छोड़ के सभी जगह प्रियदर्शी लिखा गया है। नेक्स्ट, अपने शिलालेखों में अशोक साम्राज्य सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी, सभी को पता है। नेक्स्ट 61, अभिलेखों में किस शासन का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवा नाम प्रिय के रूप में जाना जाता है? तो वो भी अशोक ही है, प्रियदर्शी और देवा नाम प्रिय, ये अशोक के ऊपर ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखितों में से कौन सा एक वक्त अशोक के प्रशस्त स्तंभों में के बारे में गलत, याद रखिए गलत है। इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का कार है, ये स्थापत्य संरचना में के भाग हैं। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तन रूप में चित्र के साथ रानियों अशोक मतलब राजा अशोक उल्लिखित हैं? तो वो है कंगनहल्ली। ठीक है, ये कर्नाटक के गुलमर्ग जिले में भीमा नदी के किनारे,
ठीक है, कि कंगन हल्दी में बौद्ध स्तूप है, वहां का ये बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर एक कंगन हल्ली। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस एक शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मैंने आपको बताया था प्रियदर्शी और देव नाम प्रिय के अलावा भी कहीं कहीं देखने को मिलता है अपवाद में, तो वो है मास्की। याद रखिएगा कि अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख कहां पर मिलता है, तो मास्की अभिलेख। ठीक है, मास्की अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखीय है देखने को मिलता है, तो मास्की का लघु शिलालेख, लघु शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है, तो गुर्जरा में एक मास्की अभिलेख में देखने को मिला और एक गुर्जरा अभिलेख में देखने को मिला। नेक्स्ट है 67, अशोक का रुमिनदेई स्तंभ किससे संबंधित है, तो बुद्ध के जन्म से। अशोक के रुमिनदेई स्तंभ जो लेख है वो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेखित किया गया है वो कहां पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। याद रखिएगा, ये जो लेख है वो कहां पर है, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वो कौन सा है, तो वो है भाब्रू स्तंभ। ठीक है, मतलब जिसे बैराट स्तंभ लेख भी कहते हैं हम। ठीक है, मगध का सम्राट बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालसी प्रसिद्ध है, तो कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कालसी है अशोक के शिलालेख के कारण ये कालसी प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहां से अशोक के शिलालेख मिले हैं, इसलिए कालसी ऐतिहासिक महत्व रखता है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहां से मिली, तो कालसी से। कालसी उत्तराखंड में। कालसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो अशोक के कौन से शिलालेख में है, तो ऑप्शन नंबर डी 8। अशोक के राज्यकाल में पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध, और कलिंग युद्ध के बाद ही उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहां से मिलता है, तो 13वें शिलालेख से। ठीक है, 13वें शिलालेख से। सेवेंटी 74, अशोक ने निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है, तो वो है शिलालेख 12, 12वां अभिलेख। याद रखिएगा, अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया है। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडल करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है
या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय की गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो वो किसने लिखा था? अशोक ने बताया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित क्या है? तो उनमें देखने को मिलता है सेकंड और 13वां शिलालेख। द्वितीय, दूसरा और 13वां शिलालेख संगम राज्यों में चोल, पांडव, चित्यपुत और केरलपुत सहित ताम्रपर्णी मतलब श्रीलंका की सूचना मिलती है हमें इस स्पेशली 2 शिलालेखों में। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के शिलालेख में नहीं है? अशोक के अभिलेखों में या शिलालेखों में देखने को नहीं मिलता है। तो सातवाहक, हमें कहीं भी सातवाहक का जिक्र नहीं मिलता है, बाकी सबका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहां का शासक था? तो वो मिस्र के शासक थे। याद रखिएगा, वो मिस्र के शासक थे जिनसे उनका अच्छा संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा अपने ग्रुप में और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तुर्मय, याद रखिए, तुर्मय कहाँ का राजा था? तो तुर्मय राजा था मिस्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजनीतिक संबंध अच्छे थे? तो वो मौर्य साम्राज्य, याद रखिएगा, मौर्य राजवंश के संबंध अच्छे थे। ठीक है। नेक्स्ट 81, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो अशोक के धम्म का मूल संदेश राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान करना, धार्मिक सहनशीलता, ये इनमें से कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई। आइए देखते हैं। अशोक का धम्म एक नैतिक संहिता है। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देते हैं कि क्या देते हैं संदेश? अपासी पेद बहु कवाए दया दाए सच्चे सोचे मादग साधे व, मतलब इन्होंने संस्कृत में लिखा है, अर्थात यहां से ये पढ़ना है, कम पाप करना है, कल्याण करना है, दया दान करना है, सत्य बोलना है, पवित्रता से रहना है और स्वभाव में मधुरता और साधुता बनाए रखना है। यह अशोक के धम्म में लिखा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, निम्नलिखित में से अशोक के किस शिलालेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो वो स्तंभ अभिलेख है 5th, उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 83, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश के संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश था? तो वो था सोहगोरा ताम्रपत्र।
ठीक है। सोहगोरा ताम्रपत्र, गोरखपुर जिले में प्राप्त सोहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख और बोगरा जिले बांग्लादेश में प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोक कालीन प्राकृत भाषा में हुई है। ठीक है, कौन सी भाषा में हुई है? प्राकृत भाषा में हुई है। और इन्हें ईसा पूर्व 3री सदी में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 84 कथन कारण वाले क्वेश्चन। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। और दूसरा है कारण उसका, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय तथा समुद्री मार्गों का नियंत्रण करता था। तो अब बताएं कि ये कौन सा सही है, कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन है दोनों सही हैं, दूसरा है दोनों सही हैं। फर्स्ट बता रहा है कि दोनों सही हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। दूसरा बता रहा है आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा बता रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है। और दूसरा बता रहा है कि आर गलत है लेकिन ए सही है। तो यहां ऑप्शन नंबर आएगा ए और ये दोनों ही सही हैं। और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी बता रहा है, क्योंकि कथन एक है, उसका कारण क्या है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ये कथन कारण वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो थोड़ा सा ध्यान से समझिए तो आपको सही सही उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट कथन कारण वाला फिर से सवाल है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया और उसका कारण बताया गया है। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विरोध किया था। ठीक है, तो भू अनुदान नहीं दिया ये हमें फर्स्ट सही है। ठीक है, लेकिन भूदान के लिए विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी आएगा। नेक्स्ट 86 प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आए थे। नेक्स्ट मेगस्थनीज दूत थे तो किसके थे? तो सेल्यूकस के, हमने जो आगे पढ़ा था सेल्यूकस के दूत थे, 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट किसके शासन काल में मेगस्थनीज भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कंटिन्यू कई बार सवाल पूछा जा चुका है बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में। जब भी ये पेपर निकाला जाता है तो पड़ोस के पीसीएस राज्य के भी पेपर ये लोग चेक कर लिया करते हैं। नेक्स्ट मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो कहां पे किया गया है? तो मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका जो है, बहुत चर्चित पुस्तक है, उसमें किया गया है कि क्या क्या किया गया है। तो देखिए उसमें 7 विभाजन में दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद, ये 7 विभागों में बांटा गया है। ठीक है, पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस में, मेगस्थनीज की इंडिका में, या वायु पुराण में? तो ये मेगस्थनीज की पुस्तक में लिखा था और आरओ 2013 के पेपर में पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर लिखित है तो किसमें है? मेगस्थनीज की पुस्तक में। कई बार सवाल पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट मौर्य काल में टैक्स को छुपाने मतलब चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? अगर मौर्य काल के समय में टैक्स
चुराया जाता था, मतलब छुपाया जाता था, तो उसमें मृत्यु दंड थी। ये मेगास्थनीज की पुस्तक में बताया गया है, याद रखिएगा। 94, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वो है इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है वो मेगास्थनीज की पुस्तिका है, उसमें सब परफेक्ट बताया गया है आपको। नेक्स्ट, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो वो है इंडिका। बीपीएससी में पूछेगा है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका का मूल लेखक कौन है? ये भी आपको पता है, मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज। 99 क्वेश्चन। बीपीएससी, उत्तराखंड, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस सभी में पूछा गया है सवाल। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं कि जो रिपीट पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? मतलब वर्तमान में नगर पालिका प्रशासन में कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो वो है जन्म मृत्यु पंजीकरण, मतलब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। तो देखिए, संस्कृति, कला और साहित्य हमें देखने को मिलती है इनके बारे में। ठीक है, फिर बाद में सोने के सिक्के नहीं, प्रांतीय विभाजन ये भी सही है, और हिंदू कुश तक साम्राज्य, हिंदू कुश पर्वत की बात हो रही है, तो हिंदू तक साम्राज्य के देखने को मिलता है, ये भी सही बात है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, भाग एवं बलि क्या थे? तो भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे। मतलब कि जैसे हम आगे देखे थे कि टैक्स को बलि कहा जाता था, तो अब बलि का दूसरा नाम अब मौर्य काल में भाग बोला जाता था। भाग, याद रखिएगा, भाग और बलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था? तो वो अधिकारी का नाम था सीता अध्यक्ष। क्या नाम था? सीता अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो वो था समाहर्ता। ये प्राचीनतम नाम है समाहर्ता। किस समाहर्ता? ठीक है, ये राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारी की बात हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो तौल माप के प्रभारी थे पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष, ठीक है, ये तौल माप के प्रभारी थे, अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो वो थे मार्ग निर्माण से संबंधित थे। यदि जितने भी अधिकारियों को बताया गया है वो आपको पढ़ लेना एक बार, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, पंकोद संधिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना किस चीज पे था?
तो सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, देखिए सड़क पर कीचड़ फैलाने पर मौर्य प्रशासन पर ये कीचड़ इकट्ठा करने या कीचड़ फेंकने के कारण लिया जाने वाला एक जुर्माना था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तो वो था तक्षशिला। क्या था? तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्याय अस्तित्व में थे उस समय में। तो कौन कौन से अस्तित्व में थे? तो धर्म महामात्र नहीं, धर्म स्थि ऑप्शन नंबर 2 सही है, रज्जुक नहीं, और कंटक शोधन ऑप्शन नंबर 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, बाद में राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो वो था मागध। किसका था? मागध। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो वो किया था द्रविड़ों ने, द्रविड़ों द्वारा। ठीक है, ये कह सकते हैं द्रविड़ मतलब चौल वंश, हम दक्षिण भारत की तरफ की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्व पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? ठीक है, तो किसके द्वारा? तो अर्थशास्त्र में, मतलब अर्थशास्त्र में पति का पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई। मतलब मौर्य काल समाज में तलाक की प्रथा थी, आप पति को छोड़ सकते हैं। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। ये हमें देखने को मिलता है अर्थशास्त्र में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण विवाह वर्जित है? तो किसमें पूर्ण विवाह वर्जित है? वो मनुस्मृति। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो पुनः विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा को पुनः विवाह की अनुमति नहीं थी। ये मनुस्मृति के 38वें खंड में लिखा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 115, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, तो कैसा था? वो था वात्स्य क्षत्रियों का। विदेशियों को भारत समाज में मनु द्वारा वात्स्य क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी ना किसी समय आए। ठीक है, तो सही कालक्रम में उन्हें जोड़ना है। तो देखिए, मेगस्थनीज, हमें पता है कि सबसे पहले मेगस्थनीज आए थे। ठीक है, उसके बाद में फहान आए थे, उसके बाद में हेनसांग आए थे, और लास्ट में हमें देखने को मिलता है इत्सिंग आए थे। तो इन्हें 4th में रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी ये आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से जोड़ना है। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और चाणक्य, और सामने सूची 2 में दिया गया है पियदस्सी, सेंडोकोट्स। ये मतलब इनकी कहीं ना कहीं उपाधियां देखने को हमें मिल रही हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त का हम लिखेंगे, चंद्रगुप्त के बारे में हम लिखेंगे सेंडोकोस, इसे हम फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे है तो उस हिसाब से हम नंबरिंग दे रहे हैं।
फिर बाद में दूसरा बोला गया है बिंदुसार, तो बिंदुसार को बोला गया है अग्निमित्र, इसे दूसरा नंबर दे दे रहे हैं। फिर बाद में अशोक को प्रियदर्शी बोला गया है, ये तीसरा नंबर दे देंगे। और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा गया है, फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। ये यूपी में पूछा गया 2001 में। नेक्स्ट, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ, ठीक है, जो 184 ईसा पूर्व में इसकी अंत हो गया था। इसकी हत्या पुष्यमित्र सुंग द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने की थी, सही है। अंतिम सुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसके राज सिंहासन हथिया लिया, ये भी सही है। आंध्र के कर्ण राजवंश के अंतिम शासन को पद वंचित किया गया था, ये भी सही है। तो तीनों के तीन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी, जो आईएएस में पूछा गया है। याद रखिए, बहुत सारी चीजें एक साथ में पूछ ली गई है। नेक्स्ट 120, ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किस शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? तो किन्होंने दिया था? तो एक तो सबसे पहले चंद्रगुप्त ने दिया था और उसके बाद में अशोक ने दिया था, ठीक है, चंद्रगुप्त ने और अशोक ने। इसलिए वहां पे आप कहीं ना कहीं आप लोग देखने को मिलता है जूनागढ़ में। आगे क्वेश्चन नंबर 121, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वो था चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि उस समय जल की आवश्यकता वहां जरूरत खास थी, इसलिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? चंद्रगुप्त और अशोक का उल्लेख किया गया है। तो महाक्षत्रप रुद्रदामन जूनागढ़ के अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है हमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो यहां पे आगे हमने जो जवाब देखा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर पहाड़ियों की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं? तो बराबर की पहाड़ी कुल 4 गुफाएं थी, सही है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, ये भी सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविका के समर्पित, मतलब आजीविक संप्रदाय के लोगों को समर्पित किया गया था उनके रहने के लिए, ये भी सही है। ये अभिलेख ईर्षा पूर्वक 6ठी शताब्दी के हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? क्या बोला गया है? मूर्तियों में मणिभद्र मतलब यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो वो है परखम, ठीक है। मथुरा की मूर्तिकार का ये जानने को हमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट 126, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सभी सुमेलित है? तो लोथल डॉक यार्ड है, सही है, सबसे सही है, लोथल गुजरात में। नेक्स्ट, सारनाथ, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, ये भी सही है। राजगिरी
लॉयर लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, गलत। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लंगिन, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। 2004 यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मौर्य काल पूरा होता है। आगे नेक्स्ट वीडियो मौर्यतल काल हम देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। नमस्कार।